हाँ बच्चों देखो, अभी हमने एंट्रोपी के कुछ क्वेश्चन किए, इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन ए ट्रिपली में कभी पूछा गया था। मुझे डेटास पता नहीं, इससे डेटास को मैंने चेंज कर दिया, ध्यान से देखना। तो हमको दे रखा है कि किसी गैस में साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है और उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमको डराने के लिए टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ दे रखा है, मतलब टी वर्सेस एस का ग्राफ दे रखा है, इस टाइप का कुछ दे रखा है। तो बस हमको पूछा है कि इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी होगी वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। तो ये गैस में साइक्लिक प्रोसेस करा रहे हैं जिसके लिए टी वर्सेस एस का ग्राफ दे रखा है। इस साइक्लिक प्रोसेस या इस इंजन की एफिशिएंसी देखनी है ना। ये तो हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, तो हमको बहुत अच्छे पता है कि किसी भी इंजन या किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होती है। ऊपर तो टोटल वर्क डन और नीचे क्यू केवल पॉजिटिव, तो पता है कि इस साइक्लिक प्रोसेस की भी एफिशिएंसी क्या होगी। ऊपर टोटल वर्क डन मतलब डब्ल्यू साइकिल और नीचे क्यू केवल पॉजिटिव आता है। बस एफिशिएंसी के लिए गधों टाइप से हर एक प्रोसेस का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी के लिए बस हमको एक तो डब्ल्यू साइकिल देखना और एक क्यू पॉजिटिव देखना है। चलो सबसे पहले हमको डब्ल्यू साइकिल मतलब इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया था, है ना, ये स्टार्टिंग में ही बताया था। फिर हमको बहुत अच्छे बताया कि कंप्लीट साइकिल में हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है। मतलब इस कंप्लीट साइकिल में डब्ल्यू साइकिल इक्वल टू क्यू साइकिल होगा, और जो क्यू साइकिल होता है वो क्या होता है, टीएस साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर, है ना। तो बस पहले हम क्यू साइकिल निकालते हैं। फिर मैंने पिछले वाले टॉपिक में, है ना, इस वाले टॉपिक में मैंने क्लियरली बताया था, है ना। तो हमको अच्छे पता है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन, या क्यू साइकिल क्या होता है, सिंपली टीएस साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर। तो बताओ टीएस साइकिल से एनक्लोज जो रीजन है वो ट्राइंगुलर है, तो इससे एनक्लोज एरिया कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो कितना होगा, हाफ बेस, तो इन दोनों में डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2s0 इंटू हाइट, इन दोनों में डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस 2t0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू साइकिल या पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया कितना हो गया, 2t0s0। और साथ में भी बोल सकते हैं कि टीएस साइकिल क्लॉकवाइज है, तो टीएस साइकिल क्लॉकवाइज है से क्यू साइकिल पॉजिटिव होगा, प्लस 2t0s0। बस इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट गिवन क्यू साइकिल इतना आ गया। ठीक है, तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स से चमका कर बताया था कि पूरी साइकिल में हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है, मतलब पूरे साइकिल में क्यू साइकिल इक्वल टू डब्ल्यू साइकिल होता है। तो बस तुम बताओ कि पूरे साइकिल में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट गिवन मतलब क्यू साइकिल 2t0s0 है, तो उसका जुड़वा भाई डब्ल्यू साइकिल भी 2t0s0 ही होगा। तो डब्ल्यू साइकिल को हमने चालाकी से निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद बताओ एफिशिएंसी के डिनोमिनेटर में क्या होता है, क्यू पॉजिटिव, है ना। तो एफिशिएंसी के डिनोमिनेटर में होता है क्यू पॉजिटिव, मतलब, है ना, हमको केवल क्यू पॉजिटिव निकालना है, मतलब गैस में एंटर करने वाली हीट ही देखनी है, निकलने वाली हीट तो वेस्टेज हो जाती है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमको क्यू पॉजिटिव देखना है, तो उसके लिए गधों टाइप से हर एक प्रोसेस को अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे कि किस प्रोसेस में क्यू पॉजिटिव होगा, मतलब किस प्रोसेस में गैस को हीट दी जा रही होगी, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले बताओ सी से ए वाला प्रोसेस, शक्ल देखते ही बताओ, सी से ए वाले प्रोसेस में गैस को हीट दी जा रही होगी या निकल रही होगी, इसमें निकल रही होगी, ठीक है। तो तुम देखते ही बताओ सॉरी, तुम देखते ही बताओ कि सी से ए वाले ग्राफ में एरो पीछे की ओर है ना भाई। इस सी से ए वाले ग्राफ में एरो पीछे की ओर है, और एरो पीछे की ओर है मतलब इस प्रोसेस में एंट्रोपी घट रही है। तो तुम बताओ एंट्रोपी घट रही है, तो एंट्रोपी में चेंज डीएस नेगेटिव होगा, और डीएस नेगेटिव होगा तो गैस को दी गई हीट डीक्यू भी नेगेटिव होगी, और डीक्यू नेगेटिव होगी मतलब गैस को हीट दी नहीं जा रही होगी, गैस से हीट निकल रही होगी। है तो लॉजिकली बोल सकते हैं कि सी से वाले प्रोसेस में एरो पीछे की ओर है, एरो पीछे की ओर है मतलब एंट्रोपी घटती है तो डीएस नेगेटिव तो डीक्यू भी नेगेटिव, मतलब इस प्रोसेस में गैस को हीट दी नहीं जा रही होगी, उल्टी गैस से हीट
निकलेगी और निकल करके पानी में जाएगी, वो वेस्टेज है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखना फिर ए से बी वाले प्रोसेस में देखना तो साफ साफ दिख रहा है कि ए से बी तक एक ग्राफ वर्टिकल है, और ग्राफ वर्टिकल है मतलब ए से बी वाले प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट है। देखा ना, ग्राफ बिल्कुल वर्टिकल है मतलब ए से बी वाले प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट है। और तुम बताओ एंट्रोपी कांस्टेंट है तो एंट्रोपी में चेंज जीरो होगा, तो एंट्रोपी में चेंज ds जीरो होगा, तो dq भी जीरो होगा। और dq जीरो होगा मतलब इस प्रोसेस में तो गैस को न तो हीट दी जा रही होगी और न हीट निकलेगी, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। तो बोल सकते हैं कि ए से बी वाले प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी में चेंज ds जीरो तो dq भी जीरो, तो इस प्रोसेस में गैस को न तो हीट दी जा रही होगी और न निकल रही होगी, मतलब Q पॉजिटिव में इसको भी कंसीडर नहीं करना है। बस तुम बताओ कि ए से सी वाले प्रोसेस में भी Q नेगेटिव है, हीट निकल रही है, ए से बी वाले प्रोसेस में न हीट निकल रही है न दी जा रही है, तो बताओ Q पॉजिटिव किसमें होगा, केवल बी से सी वाले प्रोसेस में, उसको भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तुम बताओ बी से सी वाले प्रोसेस में देखना, तो बताओ बी से सी वाले प्रोसेस में एरो आगे की ओर है, एरो आगे की ओर है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है तो इसमें ds पॉजिटिव होगा, ds पॉजिटिव होगा तो dq भी पॉजिटिव होगा। और तो बताओ कि dq पॉजिटिव होगा मतलब गैस को हीट दी जा रही होगी, तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में q पॉजिटिव किस में होगा, b से c में, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि बाकी सब में थी, लेकिन केवल बी से सी वाले प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है तो एंट्रोपी में चेंज ds पॉजिटिव तो dq भी पॉजिटिव, और dq पॉजिटिव मतलब इसमें गैस को हीट दी जा रही होगी, तो बस हम बोल सकते हैं कि q पॉजिटिव किस में होगा, केवल बी से सी वाले प्रोसेस में ही होगा। बस हमको q पॉजिटिव निकालना है ना, डिनोमिनेटर में q पॉजिटिव निकालना है मतलब हमको केवल बी से सी वाले प्रोसेस में गैस को दी गई हीट गिवन निकालना है। तो ध्यान रखना कि एफिशिएंसी के डिनोमिनेटर में केवल Q पॉजिटिव आता है ना, तो हमको Q पॉजिटिव निकालना है मतलब केवल B से C वाले प्रोसेस में गैस को दिया गया हीट निकालना है। और तुम बताओ कि B से C वाले प्रोसेस में गैस को दी गई हीट गिवन कितना होगा, इंटीग्रेशन TdS, और इंटीग्रेशन TdS को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, TS ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब एरिया अंडर TS ग्राफ है, तो ये बोल सकते हैं कि Q पॉजिटिव केवल B से C में होगा। बस हमको Q पॉजिटिव मतलब B से C तक हीट गिवन निकालना है। और हमने पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि किसी एक हमने पढ़ा था कि किसी एक प्रोसेस में हीट गिवन कितना होता है, इंटीग्रेशन TdS। और बता इंटीग्रेशन TdS को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, पीवी ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया। बस B से C तक हीट गिवन निकालना है तो हम क्या करेंगे, B से C तक पीवी ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया निकालेंगे, और पीवी ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया होगा वही B से C तक हीट गिवन को रिप्रेजेंट करेगा। बस B से C तक हीट गिवन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, B से C तक पीवी ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया निकालेंगे। तो बताओ B से C तक पीवी ग्राफ के नीचे का जो टोटल रीजन है वो तो ट्रिपेजियम है या समलंब चतुर्भुज है, तो इसका एरिया तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो 3 टी नॉट है प्लस ये टी नॉट, तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस तो 3 टी नॉट प्लस टी नॉट मतलब 4 टी नॉट इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इन दोनों के बीच अंतर 2s नॉट, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 टी नॉट एस नॉट, ये आ जाएगा। ठीक, बस बताओ चालाकी से क्यू डब्ल्यू साइकिल निकालिए, क्यू पॉजिटिव निकाल लिया, तो इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क डन अपन क्यू पॉजिटिव, तो टोटल वर्क डन तो 2 टी नॉट एस नॉट अपन क्यू पॉजिटिव 4 टी नॉट एस नॉट, तो सॉल्व करेंगे इसकी एफिशिएंसी हाफ, या परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 50%। तो ऐसे टीएस साइकिल के क्वेश्चन आए तब भी डरने की जरूरत नहीं है, इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने एंट्रोपी के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए और सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब एंट्रोपी में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो इजीली इसको कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं कार्नो साइकिल। और ध्यान रखना कि जिस इंजन में कार्नो साइकिल का यूज होता है उसको कार्नो इंजन बोलते हैं। ठीक, तो इस कार्नो, ये सबसे पहले देखते हैं कि कार्नो साइकिल या कार्नो इंजन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, तो देखो ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में ही बताया था कि
कभी भी इंजन से कंटिन्यूस वर्क अचीव करना है तो उसके लिए हमको किसी न किसी साइक्लिक प्रोसेस का यूज करना होगा, है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि कभी भी इंजन से कंटिन्यूस वर्क अचीव करना है तो उसके लिए हमको किसी न किसी साइक्लिक प्रोसेस का यूज करना होगा। और देखो इस थर्मोडायनेमिक्स में हम काफी सारे साइक्लिक प्रोसेस पढ़ चुके हैं याद है ना? इस थर्मोडायनेमिक्स में हमने काफी सारे साइक्लिक प्रोसेस पढ़े थे, लेकिन तुम अच्छे ध्यान रखना कि सारे साइक्लिक प्रोसेस का आदर्श कौन होता है? कार्नो साइकिल। तो अच्छे ध्यान रखना कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत सारे साइक्लिक प्रोसेस पढ़े हैं, लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि सारे साइक्लिक प्रोसेस का आदर्श कौन होता है? कार्नो साइकिल। तो ध्यान रखना कि जिस तरह से इंसानों के आदर्श राम भगवान होते हैं, वैसे ही सारे साइक्लिक प्रोसेस का आदर्श कौन होता है? कार्नो साइकिल। ये तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो कार्नो साइकिल होता है टोटली रिवर्सिबल साइकिल होती है ना? ध्यान रखना कि आगे हम पढ़ेंगे कि जो कार्नो साइकिल होती है टोटली रिवर्सिबल होती है, मतलब इंटरनली भी रिवर्सिबल होती है और एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो कार्नो साइकिल होती है वो 100% टोटली रिवर्सिबल होती है, टोटली रिवर्सिबल होती है, इससे मैक्सिमम एफिशिएंट होती है। ये मतलब ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो टेम्परेचर के बीच वर्क कर रहे जितने भी साइक्लिक प्रोसेस हैं उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कार्नो साइकिल की होती है। तो ये ध्यान रखना कि सारे साइक्लिक प्रोसेस का आदर्श कौन होता है? कार्नो साइकिल। ये 100% रिवर्सिबल होती है, इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंट होती है। तो किन्हीं भी दो गिवन टेम्परेचर के बीच वर्क करी जितने भी साइक्लिक प्रोसेस है उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कार्नो साइकिल की होती है। तो चलो अब हम इस कार्नो साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं कि कार्नो साइकिल 100% रिवर्सिबल कैसे होती है या उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कैसे होती है। तो इस कार्नो साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखना तो कि कार्नो साइकिल ऐसा साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। ये तो ध्यान रखना कि कार्नो साइकिल ऐसा साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आइसोथर्मल कौन से और एडियाबेटिक कौन से वो ग्राफ को देख करके तुम बता सकते हो। ठीक है, तुम देखते ही बता सकते हो कि बताओ बी टू सी और सी टू सॉरी, तुम देखते ही बता सकते हो कि ए टू बी और सी टू डी ये वाले जो ग्राफ है वो काफी फ्लैट हैं, कम एंगल नीचे की ओर झुके हुए हैं, इससे ये दोनों आइसोथर्मल होंगे। और बी से सी और डी से ये ग्राफ काफी ज्यादा एंगल नीचे की ओर झुके हैं, इनका स्लोप बड़ा नेगेटिव है, मतलब ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस होंगे, है ना? तो ध्यान रखना कि कार्नो साइकिल में दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। तो बस ग्राफ से दिख रहा है कि ए टू बी और सी टू डी ये दोनों ग्राफ काफी फ्लैट हैं, कम एंगल नीचे की ओर झुके हैं, इसलिए ये दोनों आइसोथर्मल होंगे। और बी टू सी और डी टू ए ये ग्राफ ज्यादा एंगल नीचे की ओर झुके हैं, इससे ये दोनों एडियाबेटिक होंगे। तो इसमें ये दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम अभी देख चुके हैं कि कार्नो साइकिल में ए टू बी और सी टू डी ये दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं ना। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि कार्नो साइकिल में ए से बी तक ये वाला प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, इसलिए इस प्रोसेस में गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब तुम बताओ कि ए से बी तक जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन बड़ा कांस्टेंट होगा, है ना? मैंने क्लास में बताया था। बताओ ए से बी तक आइसोथर्मल प्रोसेस तो है लेकिन एक ग्राफ ऊंचा है ना? आइसोथर्मल में बताया था कि आइसोथर्मल के लिए पीवी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो होता है, लेकिन ग्राफ नीचा हो तो यहाँ टेम्परेचर छोटा कांस्टेंट होता है, और अगर ग्राफ ऊंचा हो तो टेम्परेचर बड़ा कांस्टेंट होता है। बोल सकते हैं कि ए से बी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब ए से बी तक गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन ए से बी वाला ग्राफ ऊंचा है। ऊंचा है मतलब इसमें गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन बड़ा कांस्टेंट होगा। इसे ध्यान रखना कि ए से बी तक गैस का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको किताबी शब्दों में तो T1 बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने अनपढ़ों के शब्दों में टी मोर बोलते हैं। तो आगे कहने की जरूरत नहीं है। ए से बी तक गैस सॉरी ए से बी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए
ए से बी तक गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन बड़ा कांस्टेंट होगा, तो ए से बी तक गैस का जो टेम्परेचर है उसको T1 बोलते हैं, अपने शब्दों में T मोर बोलते हैं। ऐसे बताओ सी से डी तक भी आइसोथर्मल है, मतलब सी से डी तक भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन छोटा कांस्टेंट होगा। बताओ सी से डी तक आइसोथर्मल का ग्राफ नीचा है ना, इसलिए सी से डी तक भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन छोटा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए सी से डी तक गैस का जो टेम्परेचर है उसको, है ना, सी से डी तक गैस का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको किताबी शब्दों में T2 बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने शब्दों में T लेस बोलते हैं। तो आगे बताऊंगा नहीं। ए से बी तक गैस का टेम्परेचर बड़ा कांस्टेंट रहेगा जिसको T1 बोलते हैं, T मोर बोलते हैं, और सी से डी तक वाले प्रोसेस में गैस का टेम्परेचर छोटा कांस्टेंट रहेगा जिसको T2 या T लेस बोलते हैं। ये देख लिया। अब चलो अब इसमें हम हीट एक्सचेंज की बात करते हैं, है ना। इसमें हीट एक्सचेंज की बात करते हैं, तो तुम देखते ही बताओ कि बी से सी और डी टू ए, ये दोनों प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस हैं ना, बोल सकते हैं कि बी टू सी और डी से ये दोनों प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस हैं। और एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब इन दोनों प्रोसेस में तो गैस को ना तो हीट दी जा रही होगी और ना हीट निकलेगी, तो इन दोनों प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज जीरो ही होगा। तो आगे बताने की जरूरत नहीं होगी, बी से टू सी और डी टू ए ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, तो इन दोनों प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज जीरो होगा। तो बस जो भी हीट एक्सचेंज होगा ए टू बी और सी टू डी इन दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस में ही होगा। चलो सबसे पहले ए से बी वाले प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, तुम देखते बताओ कि ए से बी वाला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो होगी। लेकिन इसमें एरो आगे की ओर है, एरो आगे की ओर है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है इससे वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो बस तुम बताओ कि ए से बी तक जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो दोनों का एडिशन भी पॉजिटिव मतलब हीट गिवन भी पॉजिटिव होगा। और हीट गिवन पॉजिटिव होगा मतलब इस प्रोसेस में गैस को हीट दी जा रही होगी। ये तो आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। ए से बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, ये बोल सकते हैं ए से बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो उसमें चेंज इन इंटेंसिटी जीरो, वर्क डन पॉजिटिव, तो क्यू भी पॉजिटिव होगा। और क्यू पॉजिटिव होगा मतलब इस प्रोसेस में गैस को हीट दी जा रही होगी, है ना। तो ध्यान रखना कि इस प्रोसेस में गैस को हीट दी जा रही होगी, और बस गैस को जो हीट देते हैं या गैस जो हीट एब्जॉर्ब करती है उसको किताबी शब्दों में Q1 बोलते हैं, लेकिन अपने अनपढ़ों के शब्दों में Q मोर ऐसा बोल देते हैं। और सी से डी तक, तो था सी से डी तक भी आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटेंसिटी जीरो होगी, लेकिन एरो पीछे की ओर है मतलब वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। चेंज इन इंटेंसिटी जीरो, वर्क डन नेगेटिव, तो दोनों का एडिशन भी नेगेटिव मतलब क्यू नेगेटिव होगा। और क्यू नेगेटिव होगा मतलब इस वाले प्रोसेस में गैस से हीट निकल रही होगी। और ध्यान रखना कि गैस से जो, है ना, गैस से जो निकलने वाली हीट है उसको किताबी शब्दों में Q2 बोलते हैं, या अपने अनपढ़ों के शब्दों में इसको Q लेस बोल देते हैं। ठीक है, तो हीट एक्सचेंज के बारे में भी हमको पता चल गया कि B2C और D2 ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, इसमें तो हीट एक्सचेंज बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, इसमें तो हीट एक्सचेंज जीरो होगा। बस ए से बी वाले प्रोसेस में गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी, और कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी, Q1 या Q मोर जितनी। और सी टू डी वाले प्रोसेस में गैस से हीट इजेक्ट होगी या निकलेगी, और कितनी निकलेगी, Q2 या Q लेस, ये हमने देख लिया। चलो अब इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं। ये तो हम देख चुके हैं कि हम देख चुके हैं कि ए से बी तक जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, इस वाले पार्ट में गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी या गैस को हीट दी जा रही होगी, है ना। बोल सकते हैं कि ए से बी वाला आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, इसमें गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी मतलब गैस को Q1 या Q मोर जितनी हीट दी जा रही होगी। और अच्छे ध्यान रखना कि गैस को हीट देने वाला जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि जो डिवाइस गैस को हीट देता है इसको टेक्निकल शब्दों में क्या बोलते हैं, सोर्स। बोल सकते हैं कि ए से बी तक गैस को हीट दी जा रही होगी, और गैस को जो हीट देगा उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, सोर्स। और इसमें सबसे मेन चीज ये है, इसमें सबसे मेन चीज ये है कि ए से बी तक गैस का टेम्परेचर T1 है। सबसे मेन चीज ये कि ए से बी तक गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर T1 है, तो हम क्या करते हैं कि हीट देने वाला जो सोर्स है उसका टेम्परेचर T1 से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, है ना। मेन चीज ये ए से बी तक गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है और T1 है ना,
तो हम क्या करते हैं कि ए से बी वाले पार्ट में गैस का टेम्परेचर T1 है, तो इसको हीट देने वाले सोर्स का टेम्परेचर T1 से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट T1 या T मोर जितना ही रखते हैं, ठीक है? तो बस तुम बताओ, इस वाले पार्ट में हीट देने वाले सोर्स का टेम्परेचर T1 से बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो बताओ सोर्स से गैस में जो हीट है ना, सोर्स से गैस में जो हीट आएगी वो बहुत स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस से फ्लो होगी, मतलब हीट फ्लो बहुत ही स्लो होगा, तो बहुत ही स्लो होगा, मतलब हीट एब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है वो रिवर्सेबल होगा, है ना। पहले मैंने एंट्रोपी वाले पार्ट में बताया था कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, एंट्रोपी वाले पार्ट में बताया था कि अगर सोर्स और, है ना, सोर्स और सब्सटेंस के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल हो तो हीट बहुत धीरे धीरे फ्लो होगी, बहुत धीरे धीरे फ्लो होगी, तो हीट फ्लो वाला जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सेबल होगा। तो बस ये बोल सकते हैं ए से बी तक गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर T1 है, तो हम क्या करते हैं कि हीट देने वाले सोर्स का टेम्परेचर T1 से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली T1 ही रखते हैं। तो बताओ इस बार, है ना, इस बार हीट एब्जॉर्प्शन के ड्यूरिंग सोर्स और गैस के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, तो सोर्स से गैस में जो हीट एंटर करेगी वो बहुत स्मॉल टेम, है ना, सोर्स से गैस में जो हीट एंटर करेगी वो बहुत स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस से एंटर करेगी, वो स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस से एंटर करेगी, मतलब हीट बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, तो हीट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा, मतलब रिवर्सेबल होगा। बोल सकते हैं कि इसमें हीट एब्जॉर्प्शन भी रिवर्सेबल होता है। चलो अब सी से डी की बात करते हैं, ठीक, तो हमको बताया कि सी से डी तक गैस हीट इजेक्ट कर रही है ना, क्यू लेस है Q2 जितनी, तो सी से डी तक गैस Q2 या Q लेस जितनी हीट इजेक्ट कर रही है, ठीक है। और ध्यान रखना कि गैस जिसमें हीट इजेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि गैस जिसमें हीट इजेक्ट करती है उसको सिंक बोलते हैं। जैसे बताओ किचन का वेस्ट जिधर फेंकते हैं उसको सिंक बोलते हैं ना, किचन का, वैसे ये जो वेस्टेज हीट है वो भी जिसमें थ्रो करते हैं उसको सिंक बोलते हैं। तो सी से डी तक गैस हीट निकाल रही है, ये हीट इजेक्ट कर रही है, तो गैस जिसमें हीट इजेक्ट करती है, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित करती है उसको सिंक बोलते हैं, है ना। और इसमें भी सबसे मेन चीज ये है कि सी से डी तक गैस का टेम्परेचर T2 है, तो गैस जिसमें हीट इजेक्ट कर रही है उस सिंक का टेम्परेचर T2 से थोड़ा सा कम रखते हैं, हल्का सा कम रखते हैं, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली T2 ही रखते हैं। बस तुम बताओ कि गैस का टेम्परेचर T2 है और गैस जिसमें हीट इजेक्ट करी है उस सिंक का टेम्परेचर T2 से बहुत थोड़ा सा कम है, मतलब अप्रोक्सीमेटली T2 ही है। तो बताओ जो हीट इजेक्शन होगा वो भी बहुत स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस से होगा, इससे जो हीट निकलेगी वो भी बहुत धीरे धीरे निकलेगी, है ना, धीरे धीरे निकलेगी, मतलब हीट निकलने वाला प्रोसेस भी पूरी तरह से रिवर्सेबल होगा। बस हम पक्का बोल सकते हैं ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि बता इन दोनों प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, फिर इस वाले प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी बहुत स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस से हो रहा है, स्लोली हो रहा है, मतलब हीट एब्जॉर्प्शन भी रिवर्सेबल है। और इस वाले प्रोसेस में जो हीट इजेक्शन हो रहा है वो भी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस से हो रहा है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, तो हीट इजेक्शन भी रिवर्सेबल है। बस बताओ इस वाले, है ना, इस वाले प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो भी रिवर्सेबल है और हीट इजेक्शन हो रहा है वो भी रिवर्सेबल है, मतलब बोल सकते हैं कि कार्नोट साइकिल 100% टोटली रिवर्सेबल है, इंटरनली भी रिवर्सेबल और एक्सटर्नली भी रिवर्सेबल है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि कार्नोट साइकिल 100% टोटली रिवर्सेबल साइकिल है, और टोटली रिवर्सेबल साइकिल होते हैं इसीलिए मैक्सिमम एफिशिएंट साइकिल होती है ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि बताओ इन दोनों प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, इसमें जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो भी वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस से हो रही है, इससे एब्जॉर्प्शन भी रिवर्सेबल, और इसमें जो हीट इजेक्ट हो रही है वो भी वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस से हो रही है, इससे हीट इजेक्शन भी रिवर्सेबल है। मतलब बोल सकते हैं कि जो कार्नोट साइकिल है वो 100% रिवर्सेबल, इंटरनली भी रिवर्सेबल है और एक्सटर्नली भी रिवर्सेबल है, मतलब कार्नोट साइकिल 100% टोटली रिवर्सेबल साइकिल है, और टोटली रिवर्सेबल साइकिल है इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंट साइकिल होती है ना। अब अधिकतर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये तो समझ गए कि कार्नोट साइकिल 100% टोटली रिवर्सेबल है, लेकिन टोटली रिवर्सिबल साइकिल ही मैक्सिमम एफिशिएंट साइकिल क्यों होती है, ये भी कई लोग के दिमाग में आता है। तो इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा वरना हम टॉपिक से भटक जाएंगे, इसके आंसर के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो 11th का कोई बच्चा जिसको क्यूरियोसिटी हो तो उसको देख सकता है। ध्यान रखना कि टोटली रिवर्सिबल साइकिल मैक्सिमम एफिशिएंट साइकिल क्यों होती है, उसके लिए कार्नोट की थ्योरम होती है, ठीक है, तो उसको मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो अपने जो जेई मेंस की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनको तो उतना पढ़ने का टाइम नहीं है,
है ना? लेकिन कोई 11th का बच्चा हो जिसके पास काफी टाइम हो तो वो अलग से जो मैंने वीडियो बनाया उसको तुम देख सकते हो। नहीं तो उसमें ये जो छोटे-छोटे कुछ राज़ मैंने छुपा के रखे हैं वो उसमें बता दिए हैं, ठीक है ना? बस ये जो मैंने बोला था उसको बिल्कुल प्रॉपर शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है यहाँ, है ना? तो बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में मैंने लिख दिया है कि कार्नो साइकिल में हीट एब्जॉर्प्शन और हीट इजेक्शन दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है और वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस होता है इसमें। एब्जॉर्प्शन इजेक्शन रिवर्सिबल है। तो ये जो कार्नो साइकिल है वो भी 100% रिवर्सिबल है, इसीलिए मैक्सिमम एफिशिएंट होती है। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने नीचे उसी चीज को हिंदी में लिख दिया है। ये जो कार्नो साइकिल के बारे में जो बेसिक कंसेप्चुअल चीजें थी वो हमने पढ़ ली। ये एक राज मैंने छुपा कर रखा है, उसको मैं अलग से वीडियो में भेज रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी इसमें जो कंसेप्चुअल चीज थी वो पढ़ ली। अब इसकी मैथमेटिकल स्टडी तो इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों, कार्नो साइकिल में जो भी कंसेप्चुअल चीज थी उसको मैंने प्रॉपर्ली बता दी। अब हम कार्नो साइकिल को मैथमेटिकली स्टडी करते हैं, वो तो बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक? तो ध्यान रखना कि कार्नो साइकिल में कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, उसको मैं मूर्खों टाइप से डिराइव भी करूंगा, लेकिन आगे तुमको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। तो वो देख लेते हैं। ये तो कार्नो साइकिल में सबसे पहला रिजल्ट तो ये याद रखना कि कार्नो साइकिल में इसके वॉल्यूम का रेशो इसके वॉल्यूम के रेशो के बराबर होता है। मतलब कार्नो साइकिल में वीए ओपन वीबी इक्वल टू वीडी बाय वीसी होता है। लिख देता हूँ, है तो ये ध्यान रखना कि कार्नो साइकिल में इसके वॉल्यूम का रेशो इसके वॉल्यूम के रेशो के बराबर होता है। मतलब कार्नो साइकिल में वीए ओपन वीबी इक्वल टू वीडी ओपन वीसी। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही रिजल्ट आ गया ना। तो ये ध्यान रखना कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिमिलर कार्नो साइकिल में भी इसके वॉल्यूम का रेशो इसके वॉल्यूम के रेशो के बराबर होता है, ठीक है? तो इसको भी मूर्खों टाइप से एक बार प्रूव कर लेते हैं। तो फिर उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि बी से सी वाले प्रोसेस की बात करते हैं पहले, है ना? बस तुम देखते बताओ कि बी से सी तक वाला प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है। और हमको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन टी और वी की फॉर्म में क्या होती है? टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये बोल सकते हैं कि बी से सी तक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसके लिए टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। मतलब लिख सकते हैं कि टी बी वी बी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी सी वी सी की पावर गामा माइनस वन वैल्यू रखते हैं, ठीक है? टी बी बताओ, इस पूरी लाइन पर सब जगह टेम्परेचर T1 है ना? वही इस पूरी लाइन पर सब जगह टेम्परेचर T1 है, तो बी पर भी टेम्परेचर T1 ही होगा। Vb की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी सी। तो इस पूरी लाइन पर सब जगह टेम्परेचर T2 है, तो Tc की जगह T2 और Vc की पावर गामा माइनस वन। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास T1 बाय T2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, है ना? T1 बाय T2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? Vc ओपन Vb की पावर गामा माइनस वन, ये आ गया, ठीक? एक ये हो गया। ऐसे बताओ, डी से ए वाला प्रोसेस भी एडियाबेटिक है। क्या लिख रहा हूँ यार, है ना? उसके बाद हमको पता है कि ये डी से ए वाला प्रोसेस भी एडियाबेटिक है। तो बताओ, इस प्रोसेस के लिए भी टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब लिख सकते हैं कि टी डी वीडी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी ए वी ए की पावर गामा माइनस वन, ये लिख सकते हैं टी डी। बताओ, इस पूरी लाइन पर सब जगह टेम्परेचर T2 है इंटू Vd की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी ए। तो इस पूरी लाइन पर सब जगह टेम्परेचर T1 है इंटू वी ए की पावर गामा माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास T1 बाय T2 कितना आ जाएगा यार? टी डी ओपन सॉरी T1 बाय T2 हमारे पास कितना आ जाएगा? Vd ओपन Va की पावर गामा माइनस वन, ये आ गया। नहीं तो चिंता मत करना, ये B से C तक एडियाबेटिक की प्रोसेस इक्वेशन लगाई तो T1 बाय T2 इतना आ गया, और D से तक एडियाबेटिक की प्रोसेस इक्वेशन लगाई तो T1 बाय T2 इतना आ गया। अब तुम देखते बताओ कि इन दोनों इक्वेशन में बताओ LHS सेम है तो इनके RHS को भी सेम कर सकते हैं ना? वही, इन दोनों इक्वेशन का LHS सेम है तो RHS को भी सेम कर सकते हैं। तो RHS को सेम कर सकते हैं, मतलब VC बाय Vb की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू Vd बाय Va की पावर गामा माइनस वन। बताओ, सॉल्व करेंगे तो पावर गामा माइनस वन से पावर गामा माइनस वन कैंसिल हो गया। तो Vc ओपन Vb इक्वल टू Vd ओपन Va, या
VA को इधर ट्रांसफर करते हैं और VC को इधर ट्रांसफर करते हैं तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो VA ओपन VB इक्वल टू VD ओपन VC ये आ जाएगा। ठीक, तो ये रिजल्ट अभी तो हमने मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली डिराइव किया, लेकिन आगे डिराइव करने का टाइम नहीं है वरना गाड़ी छूट जाएगी। ठीक, तो आगे डिराइव करने का टाइम नहीं है ना, आगे मूर्खों टाइप से डिराइव नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ठीक, तो अच्छे ध्यान रखना कि कार्नो साइकिल में पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हो गया है ना, कार्नो साइकिल का पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हो गया कि कार्नो साइकिल में इसके वॉल्यूम का रेशो इसके वॉल्यूम के रेशो के बराबर होता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप से कार्नो साइकिल में भी इसके वॉल्यूम का रेशो इसके वॉल्यूम के रेशो के बराबर होता है, मतलब VA ओपन VB इक्वल टू VD ओपन VC होता है। ये तो डायरेक्ट याद रखना है हमको। हाँ बच्चों, कार्नो साइकिल में पहला रिजल्ट तो देख लिया, इसके वॉल्यूम का रेशो इसके वॉल्यूम के रेशो के बराबर होता है। अब कार्नो साइकिल में दूसरा फॉर्मूला देखना। ठीक, देखो इसमें मैं पहले रिजल्ट बता रहा हूँ, सॉरी बच्चों डिस्टर्बेंस था। ये तो कार्नो साइकिल का दूसरा जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ। तो उसके पहले मैंने छोटी चीज बताई थी कि A से B वाले प्रोसेस में गैस का टेम्परेचर T1 या T मोर है, तो उसको हीट देने वाले सोर्स का भी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली T1 या T मोर ही रखते हैं। और C से D तक गैस का टेम्परेचर T2 है, T लेस है, तो हीट जहाँ निकलती है उस सिंक का टेम्परेचर भी हम अप्रोक्सीमेटली T2 या T लेस ही रखते हैं। ठीक, ये बताया था, तो ध्यान रखना तुम कि कार्नो साइकिल में कार्नो साइकिल में दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है कि कार्नो साइकिल में एब्जॉर्ब और इजेक्टेड हीट जो होती है वो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ये मतलब Q मोर ओपन Q लेस इक्वल T मोर ओपन Q T लेस, तो दूसरा रिजल्ट ये होता है कि कार्नो साइकिल में एब्जॉर्ब और इजेक्टेड जो हीट होती है वो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब Q1 by Q2 इक्वल T1 by T2, या अपने अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो Q मोर ओपन Q लेस इक्वल T मोर ओपन T लेस ये होता है। तो चलो इसको भी एक बार मूर्खों टाइप से डिराइव कर लेते हैं। ये तो हमको पता है कि कार्नो में ये दोनों तो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, उसमें तो हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, बस हीट एक्सचेंज केवल आइसोथर्मल प्रोसेस में ही होता है। ये तो हमको पता है कि A से B तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, उसमें गैस हीट एब्जॉर्ब करती है जिसको Q1 या Q मोर, और C से D तक आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो उसमें गैस हीट इजेक्ट करती है जिसको Q2 या Q लेस बोलते हैं। तो बस हम देखते हैं कि एब्जॉर्ब और इजेक्टेड हीट कितनी होगी वो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले एब्जॉर्ब हीट तो हमको पता है A से B तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो उसमें गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी ना, बस A से B तक हीट गिवन टू द गैस कितना होगा वो देखना है। तो बस A से B तक हीट गिवन टू द गैस कितना होगा, सिंपली वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखते ही बताओ कि A से B तक आइसोथर्मल प्रोसेस है और हमको डायरेक्ट पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कितना होता है, nRT log V final अपन V initial है। तो भाई A से B तक आइसोथर्मल है तो वर्क डन बाय गैस कितना होगा, nRT की जगह T1 लॉग V फाइनल का काम कौन करेगा, VB अपन V इनिशियल का काम कौन करेगा, VA। तो A से B तक वर्क डन बाय गैस इतना हो गया और चेंज इन इंटरनल बिल्कुल जीरो है ना। A से B तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन इंटरनल जीरो। बस A से B तक गैस को दी गई हीट कितना होगा, वर्क डन तो nRT log V फाइनल अपन V इनिशियल प्लस चेंज इन इंटरनल जीरो। तो A से B तक हीट गिवन टू द गैस इतना आएगा और ये पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा मतलब इसमें गैस को हीट दी जा रही होगी, है ना। इस प्रोसेस में गैस को हीट दी जा रही होगी और गैस को जितनी अमाउंट ऑफ हीट देते हैं उसको Q1 बोलते हैं या अपने अनपढ़ों के शब्दों में Q मोर बोलते हैं। तो ये कितना आ गया बताओ, nRT1 log VB by VA। तो ये हीट गिवन टू द गैस Q1 या Q मोर इतना आ गया। ठीक, उसके बाद हीट इजेक्टेड देखते हैं। बताओ ये जो C से D वाला प्रोसेस है ना, बताओ C से D वाला प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो उसमें गैस से हीट निकलेगी, तो C से D तक हीट गिवन टू द गैस कितना होगा वो देखना है। तो वो भी सिंपली वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताओ C से D तक भी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन तो कितना होगा, nRT log V फाइनल अपन V इनिशियल। तो nRT की जगह T2 log V फाइनल का काम कौन करेगा, VD अपन V इनिशियल का काम कौन करेगा, VC। और आइसोथर्मल से चेंज इन इंटेंसिटी तो जीरो, तो C से D तक हीट गिवन टू द गैस इतना आ गया।
अब साफ-साफ हमको दिख रहा है कि VD कम है और VC ज़्यादा है ना, तो तब VD बाय VC 1 से कम होगा, ये 1 से कम होगा तो लॉग नेगेटिव होगा, लॉग नेगेटिव होगा तो हीट गिवन भी नेगेटिव होगी और हीट गिवन नेगेटिव होगी मतलब इसमें गैस को हीट दी नहीं जा रही होगी, हीट निकलेगी। अब ध्यान रखना, इस प्रोसेस में हीट गिवन नेगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव छुपा हुआ है, हम नेगेटिव को एक्सपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि इसको इन्वर्स कर देते हैं, सॉरी ठीक है, तो इसमें ध्यान टाकिए सी से डी तक क्यू नेगेटिव है लेकिन छुपा हुआ है, उसको एक्सपोज करना चाहते हैं, तो एक्सपोज करने के लिए ऐसा करते हैं कि जो log VD बाय VC है उसको माइनस log VC बाय VD लिख सकते हैं ना मैथमेटिकली, कोई ध्यान रखना कि माइनस को एक्सपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए log VD बाय VC को माइनस ऑफ log VC बाय VD लिख देते हैं। तो बताओ अब, है ना, अब C से D तक हीट गिवन टू द गैस कितना हो गया, माइनस nRT2 log VC ओपन VD, बस पहले माइनस छुपा था और अब माइनस एक्सपोज हो गया, तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि सी से डी वाले प्रोसेस में क्यू नेगेटिव है मतलब गैस से हीट निकल रही होगी और कितने मैग्नीट्यूड की हीट निकल रही होगी, nRT2 log VC by VD, इतने मैग्नीट्यूड की हीट निकल रही होगी और जितने मैग्नीट्यूड की हीट निकल रही है उसको हम Q2 बोलते हैं या अपने अनपढ़ों के शब्दों में Q लेस बोलते हैं, तो बोल सकते हैं सी से डी वाले पार्ट में Q नेगेटिव मतलब गैस से हीट निकल रही होगी और इतने मैग्नीट्यूड की हीट निकल रही होगी, तो जितने मैग्नीट्यूड की हीट निकल रही है उसको हम Q2 या Q लेस बोलते हैं, तो बस हम पक्का बोल सकते हैं ए से बी वाले प्रोसेस में इतने मैग्नीट्यूड की हीट एंटर करेगी और सी से डी वाले प्रोसेस में इतने मैग्नीट्यूड की हीट निकलेगी जिसको Q2 या Q लेस बोलते हैं। बस अब हमको देखना है कि Q1 बाय Q2 का रेशियो कितना होगा वो देखना है, तो उसके लिए दोनों का डिवाइड कर लेते हैं, लिख देता हूँ। हमको देखना है कि एब्जॉर्ब हीट Q1 और इजेक्टेड हीट Q2 का रेशियो क्या होगा वो देखना है, तो दोनों का डिवाइड करते हैं। तो बताओ एब्जॉर्ब होने वाली हीट का मैग्नीट्यूड कितना है, nRT1 log VB by VA अपन निकलने वाली हीट का मैग्नीट्यूड कितना है, nRT2 log ऑफ VC by VD है, ये बोल सकते हैं कि Q1 है एब्जॉर्ब होने वाली हीट का मैग्नीट्यूड इतना और Q2 में तो इजेक्टेड होने वाली हीट का मैग्नीट्यूड इतना आ गया, तो इसका रेशियो निकालना है, देखते बताओ ये NR से NR कैंसिल, तो बताओ log VB by V और log VC by VD ये भी कैंसिल होंगे या नहीं होंगे यार, बताओ। जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि, है ना, फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि कार्नो साइकिल में VB by VA का रेशियो VC by VD के रेशियो के बराबर होगा ना, ये बोल सकते हैं कि कार्नो साइकिल में VB by VA का रेशियो VC by VD के रेशियो के बराबर होगा, तो VB by VA और VC by VD बराबर होंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे और बताओ ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे कितना आ जाएगा बताओ, Q1 by Q2 इक्वल टू T1 by T2, है ना, ये भी कैंसिल हो गए और log VB by VA से log VC by VD भी कैंसिल हो गए, तो Q1 by Q2 इक्वल T1 by T2 आ गया, है ना, ये अपने अनपढ़ों के शब्दों में, ये टेक्निकली तो Q1 by Q2 इक्वल T1 by T2, या अपने अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो Q1 by Q2 को हम क्या बोलेंगे, Q मोर ओपन Q लेस इक्वल T1 by T2 को अपने अनपढ़ों के शब्दों में T मोर ओपन T लेस ये बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको मैंने बिल्कुल सही शब्दों में लिख दिया है। तो इसमें भी अब गधों टाइप से पूरी डेरिवेशन को देखने की जरूरत नहीं, इसका भी रिजल्ट याद रखना, ठीक है। तो कार्नो साइकिल में दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हमने देख लिया, तो कार्नो साइकिल में दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है कि कार्नो साइकिल में एब्जॉर्ब और इजेक्टेड हीट सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब Q मोर ओपन Q लेस इक्वल T मोर ओपन T लेस, या पढ़े लिखों की लैंग्वेज में Q1 by Q2 इक्वल टू T1 by T2, मतलब बोल सकते हैं कि सोर्स के कंपैरिजन में सिंक का केल्विन टेम्परेचर जितने टाइम्स होगा एब्जॉर्ब के कंपैरिजन में इजेक्टेड हीट भी उतने ही टाइम्स होगी, मतलब ऐसे सोर्स के कंपैरिजन में सिंक का केल्विन टेम्परेचर आधा हो तो प्रोपोर्शनली एब्जॉर्ब के कंपैरिजन में इजेक्टेड हीट भी आधी होगी, ये बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, अभी हमने कार्नो साइकिल में दो फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला तो ये पढ़ा कि कार्नो साइकिल में इसके वॉल्यूम का रेशियो इसके वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है, मतलब वी ओपन वीबी इक्वल वीडी बाई वीसी। और दूसरा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये पढ़ लिया कि कार्नो साइकिल में एब्जॉर्ब और इजेक्टेड हीट सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब बोल सकते हैं कि क्यू मोर ओपन क्यू लेस इक्वल टी मोर ओपन टी लेस, ये बोल सकते हैं।
अब चलो, अब कार्नो साइकिल में तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो बस अब हमको पूछा है कि इस पूरे कार्नो साइकिल में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, मतलब डब्ल्यू साइकिल कितना होगा वो देखना है। तो मूर्ख लोग तो गधों से डिटेल में सोल्व करते हैं कि ए से बी में वर्क डन निकालते हैं, बी से सी में वर्क डन निकालते हैं, सी से डी में और डी से ए में, और सबको गधों से ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन तब तक गाड़ी छूट जाएगी। तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन निकालना है तो उसको हम चालाकी से निकालेंगे, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स मैंने तुमको चमका करके बताया था कि पूरी साइकिल में हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है, मतलब इस कंप्लीट साइकिल में डब्ल्यू साइकिल इक्वल टू क्यू साइकिल होता है ना, पक्का बोल सकते हैं इस कंप्लीट साइकिल में डब्ल्यू साइकिल इक्वल क्यू साइकिल होता है। बस हमको डब्ल्यू साइकिल पूछा है, लेकिन हम तो जानबूझ करके क्यू साइकिल निकालेंगे, मतलब इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट गिवन देखते हैं, ठीक है। बस तुम बताओ कि ये दोनों तो एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस है, इनमें तो हीट एक्सचेंज 0 होगा। फिर ए से बी वाले प्रोसेस में क्यू मोर जितने मैग्नीट्यूड की हीट एंटर कर रही है, इसलिए इसको प्लस क्यू मोर, और इस वाले प्रोसेस में क्यू लेस जितने मैग्नीट्यूड की हीट निकल रही है इससे माइनस क्यू लेस, ये लिख सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि डब्ल्यू साइकिल पूछा है लेकिन हम क्यू साइकिल, तो इन दोनों में तो एडियाबेटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज 0, ए से बी वाले प्रोसेस में क्यू मोर जितने मैग्नीट्यूड की हीट एंटर कर रही है इससे प्लस क्यू मोर, और सी से डी वाले प्रोसेस में क्यू लेस जितने मैग्नीट्यूड की हीट निकल रही है से साइन के साथ माइनस क्यू लेस। बस बोल सकते हैं कि पूरे कार्नो साइकिल में, बोल सकते हैं पूरे कार्नो साइकिल में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन, मतलब क्यू साइकिल कितना होगा, क्यू मोर माइनस क्यू लेस। तो बताओ क्यू साइकिल इतना होगा तो उसका जुड़वा भाई डब्ल्यू साइकिल भी क्यू मोर माइनस क्यू लेस ही होगा। हमको पता है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है, सॉरी, हमको पता है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है। तो इस पूरे कार्नो साइकिल में, है ना, पूरे कार्नो साइकिल में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट गिवन, मतलब क्यू साइकिल क्यू मोर माइनस क्यू लेस है, तो उसका जुड़ा भाई डब्ल्यू साइकिल भी क्यू मोर माइनस क्यू लेस होता है। तो इसमें भी इतना एनालिसिस करने का टाइम नहीं, इसको भी डायरेक्ट फॉर्मूला या रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। तो तीसरा फॉर्मूला ये हो गया कि पूरे कार्नो साइकिल में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, क्यू मोर माइनस क्यू लेस, मतलब इस वाले पार्ट में गैस की एब्जॉर्ब हीट जैसे 10 जूल हो और सिंक में इजेक्टेड हीट जैसे 7 जूल हो, तो गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, क्यू मोर माइनस क्यू लेस, मतलब 3 जूल। इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो ये तीसरा फॉर्मूला देख लिया है। अब चलो, अब कार्नो साइकिल में चौथा फॉर्मूला देखते हैं, मतलब हम देखते हैं कि इस पूरे कार्नो साइकिल की, इस कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि हर साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, ऊपर तो टोटल वर्क डन, ऊपर नीचे क्यू केवल पॉजिटिव। तो कार्नो साइकिल की भी एफिशिएंसी कितनी होगी, ऊपर टोटल वर्क डन मतलब डब्ल्यू साइकिल, ऊपर नीचे क्यू केवल पॉजिटिव। तो बस एफिशिएंसी में ऊपर तो टोटल वर्क डन मतलब डब्ल्यू साइकिल, तो अभी देख चुके हैं, है ना, अभी देख चुके हैं कि कार्नो साइकिल में टोटल वर्क डन है डब्ल्यू साइकिल कितना होता है, क्यू मोर माइनस क्यू लेस, ओपन डिनोमिनेटर में क्यू केवल पॉजिटिव आएगा, मतलब केवल एब्जॉर्ब हीट आएगी, और बता जो एब्जॉर्ब हीट है उसका मैग्नीट्यूड क्यू मोर है, इजेक्टेड हीट तो पानी में जाती है तो वेस्टेज है। तो बस बोल सकते हैं, है ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क डन अपन क्यू पॉजिटिव, तो टोटल वर्क डन है डब्ल्यू साइकिल तो क्यू मोर माइनस क्यू लेस, अपन क्यू पॉजिटिव केवल एंटर करने वाली हीट ये क्यू मोर हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं। तो बताओ क्यू मोर अपन क्यू मोर तो कितना हो गया 1 माइनस अगली टर्म क्या बची, सॉरी यार, सॉल्व करेंगे तो क्यू मोर अपन क्यू मोर तो 1 माइनस अगली टर्म क्या बची, क्यू लेस अपन क्यू मोर। तो हम बोल सकते हैं कि कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी 1 माइनस क्यू लेस अपन क्यू मोर पर। अब देखो इस सेकेंड इक्वेशन से हमको पता है कि कार्नो साइकिल में एब्जॉर्ब और इजेक्टेड हीट सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। इससे कार्नो साइकिल में क्यू मोर अपन क्यू लेस को हम क्या लिख सकते हैं, टी मोर अपन टी लेस, ये लिख सकते हैं। तो इससे हमको पता चल गया कि कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस टी लेस अपन, मैंने सॉरी गलती कर दी यार, सॉरी थोड़ी सी लिखने में गलती कर दी, ये तो ध्यान रखना कि क्यू लेस अपन क्यू मोर को हम क्या लिख सकते हैं, टी लेस अपन टी मोर ये लिख सकते हैं। बस
कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 माइनस टी लेस अपन क्यू मोर को टी लेस अपन टी मोर, तो बोलने में थोड़ी गलती हो गई तो ध्यान रखना कि कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी 1 माइनस क्यू लेस अपन क्यू मोर की जगह 1 माइनस टी लेस अपन टी मोर लिख सकते हैं। तो कार्नो साइकिल का चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आ गया, है ना? सबसे चौथा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आ गया कि कार्नो साइकिल में सोर्स का टेम्परेचर अगर टी मोर हो और सिंक का टेम्परेचर टी लेस हो तो कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी 1 माइनस टी लेस अपन टी मोर या 1 माइनस टी कम अपन टी ज्यादा, है ना? कोई मूर्ख भी 1 माइनस टी मोर अपन टी लेस तो लिख ही नहीं सकता है। टी मोर अपन टी लेस लिख दिया तो एफिशिएंसी नेगेटिव आ जाएगी, जो कि बिल्कुल नॉनसेंस है। ठीक, तो हमने कार्नो साइकिल के चारों रिजल्ट पढ़ लिए। तो बच्चों देखो, अभी हमने कार्नो साइकिल के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन आगे हमको इतना डिराइव करने का टाइम नहीं होगा, तो आगे कार्नो साइकिल के रिजल्ट ध्यान में रखना, है ना? तो चलो मान लेते हैं कोई कार्नो साइकिल है, हमको पता है कि कार्नो साइकिल में 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, है ना? उसके लिए ही बताया था कि आइसोथर्मल में यही बताया था आइसोथर्मल में एब्जॉर्प्शन के ड्यूरिंग गैस का टेम्परेचर टी मोर होता है, तो उसको हीट देने वाले सोर्स का भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट टी मोर होता है। और हीट इजेक्शन के टाइम पे गैस का टेम्परेचर टी लेस, तो हीट जिसमें इजेक्ट हो रही है सिंक का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट टी लेस होता है। तो बताने की जरूरत नहीं है कि कार्नो साइकिल में सोर्स का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट टी मोर और सिंक का जो टेम्परेचर है वो टी लेस होता है। उसके बाद गैस सोर्स से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसको क्यू मोर बोलते हैं, और सिंक में कम हीट इजेक्ट करती है, इसलिए उसको टी लेस बोलते हैं। तो T1 T2 की फॉर्म में मत याद रखना, कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो याद रखना कि कार्नो साइकिल में सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है इससे टी मोर, और सिंक का टेम्परेचर कम होता है इससे टी लेस। कार्नो साइकिल में गैस सोर्स से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है इससे क्यू मोर, और सिंक में कम हीट इजेक्ट करती है इससे इसको क्यू लेस। तो बस एडियाबेट सॉरी कार्नो साइकिल में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसको डायरेक्ट याद रखना है। ये तो कार्नो साइकिल में पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो हमने देख लिया था कि कार्नो साइकिल में इसके वॉल्यूम का रेशियो इसके वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। मतलब कार्नो साइकिल में VA ओपन VB इक्वल VD ओपन VC, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि कार्नो साइकिल में एब्जॉर्ब और इजेक्टेड हीट सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब Q मोर ओपन Q लेस इक्वल T मोर ओपन T लेस। ये अनपढ़ों के टाइप से मोर लेस ऐसे याद रखना ज्यादा सही है ना? उसके बाद तीसरा देखा था कि कार्नो साइकिल में कंप्लीट साइकिल में गैस का रिजल्टेंट वर्क डन क्यू मोर माइनस क्यू लेस। कोई मूर्ख भी क्यू लेस माइनस क्यू मोर तो नहीं कर सकता है, वो करेगा तो डब्ल्यू साइकिल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तीसरा है कि कार्नो साइकिल में पूरी साइकिल में गैस का रिजल्टेंट वर्क डन क्यू मोर माइनस क्यू लेस। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ लिया कि कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है 1 माइनस टी लेस अपन टी मोर, जहाँ टी लेस सिंक का टेम्परेचर मतलब कम वाला टेम्परेचर, और टी मोर सोर्स का टेम्परेचर मतलब ज्यादा वाला टेम्परेचर। कहने की जरूरत नहीं कि इसमें भी टी सोर्स और सिंक के एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन टेम्परेचर है। तो कार्नो साइकिल के सारे रिजल्ट देख लिए, अब हम इसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं।